सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं सीताराम यादव कक्षा 10 की एसएसटी के लिए लेसन नंबर 5 लोकतंत्र का फाइनल और अंतिम पाठ लेकर हाजिर है। अब तक हमने लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, विभिन्न स्वरूप हैं, प्रकार हैं, उसके विशेषताएं हैं और उसके गुण हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम जो दो टॉपिक अपने बच रहे हैं लोकतंत्र के, एक लोकतंत्र के दोष और दूसरा लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ऐसी कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और मजबूत कर सकते हैं, या किसी भी देश में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम कैसे सुचारू रूप से संचालन करवा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि आज के इस संतापूर्ण समाज या वैश्वीकरण के दौर में, पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, व्यक्तिवादी सिद्धांतों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही वो शासन व्यवस्था है जिसने प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो बुनियादी जो सिद्धांत है, चाहे वैचारिक आज़ादी हो, चाहे जो मौलिक अधिकार हैं, या फिर अन्य जितने भी व्यक्तित्व के विकास में सहायक जो परिस्थितियां हैं, उन्होंने उनमें सहायता प्रदान की है। तो कमोबेश आज हम दुनिया के विभिन्न देशों में स्थापित विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो राजशाही हो, चाहे अधिनायक तंत्र हो, सैनिक शासन हो या लोकतंत्र हो। तो जब हम इन सारी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र ही वो शासन व्यवस्था है जिसको प्रत्येक देश जो नागरिक है या नागरिक समूह है वो स्वीकार करता है या उसको मानता है, क्योंकि उसी में उन नागरिकों को अपना संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। फिर भी प्रत्येक शासन व्यवस्था परफेक्ट आइडियल हो, प्रत्येक शासन व्यवस्था आदर्श शासन व्यवस्था हो, ये संभव नहीं है। तो लोकतंत्र के साथ में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें लोकतंत्र को आज हम कुछ दोषों के तौर पर हम गणना कर सकते हैं। तो इन दोषों के माध्यम से हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अवगुणों का अध्ययन करेंगे कि जिनको अभी हमें विकसित करने की आवश्यकता है या उन अवगुणों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे लोकतंत्र का जो आदर्श है, लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको प्राप्त किया जा सके। तो जो अपना अध्याय 5 है क्लास 10 का अध्याय 5 है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का हमने लेसन का क्वेश्चन पढ़ा था, इसका हमने लोकतंत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जिसमें हमने इसके जो लाभ हैं, जो इसके गुण हैं, उनका अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके जो दोष हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो लोकतंत्र के दोष, ऐसे कौन कौन से दोष हैं, क्योंकि हमने गुण पढ़ लिए, ऐसे कौन कौन से दोष हैं। जब हमने इसका पीछे वाला टॉपिक अध्याय है उसका अध्ययन किया था, तब हम देखा था कि जो लोकतंत्र के गुण हैं वो वास्तव में आदर्श गुण हैं, उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनको दोषों को प्रकट करने की स्थिति में हम आते हैं। तो वो कौन कौन से दोष हैं। पहला, लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी जो धारणा है, मतलब व्यक्ति को सर्वांगीण, यहाँ व्यक्ति का मतलब वो जनता से मान रहे हैं, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति विशेष है, मतलब उसको एक इकाई मानकर सभी को हम बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं। वो जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। और वो ऐसा क्यों है, हम ऐसे इसकी गणना क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि व्यक्ति का मतलब, हम एक टॉपिक को आज विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ व्यक्ति का सीधा सा मतलब उस जनता से है। और हमको पता है कि जैसे भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो भारत में जो जनता है उसी के पास सत्ता है और अपनी सत्ता का जो प्रयोग है वो मताधिकार के माध्यम से करती है।
सार्वजनिक मताधिकार मतलब संपूर्ण जनता को मताधिकार दे दिया गया। जो सार्वजनिक मताधिकार है इसने क्या कर दिया, भीड़ तंत्र को फैलाया है, यह भीड़ तंत्र का रूप ले लिया है। सार्वजनिक बुद्धिजीवी जो है वो इसकी आलोचना करते हैं, व्यक्ति संबंधी धारणा जो है उसका दावे को वो भ्रमपूर्ण मानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सार्वजनिक मताधिकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संपूर्ण जनता को वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं, अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में कौन का रूप ले लिया, भीड़ तंत्र का रूप ले लिया है। इस कारण जो व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वो ब्रह्मपूर्ण सिद्ध होती है। दूसरा जो टॉपिक है क्या कहता है, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। तो यहाँ क्या कहा जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, बुद्धिजीवी क्यों उदासीन है? होता यह है कि जब हम अरस्तु या प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं, फर्दर स्टडीज में हम जाते हैं तो वहाँ न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं और वहाँ पर उस प्लेटो या अरस्तु के न्याय सिद्धांत खासकर प्लेटो कहता है कि जिसको जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, मतलब योग्यता को योग्यता का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इसका देख लिया तो सार्वजनिक मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और सभी बराबर हैं। यहाँ जो हम कह सकते हैं साक्षर हो गया या निरक्षर हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों समान है। तो यहाँ क्या हो गया, इसको भी वो समान लाभ या रिवॉर्ड मिल रहा है और इसको भी वो समान लाभ मिल रहा है। इसलिए वो होता क्या है कि जैसे एक जो कलेक्टर है या फिर जैसे कोई एक IAS है और एक मजदूर है, उन दोनों को बराबर का वेतन मिले। इसलिए IAS क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा कि मैं तो इतनी मेहनत हो गया, अब इतना बुद्धिजीवी इतना समझदार होने के बाद भी एक मजदूर के बराबर हो गया। इसको हम फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इस कारण जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कहता है कि भाई हमारी योग्यता का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है, गुणों की अपेक्षा काय को महत्व दिया जाता है, संख्या का महत्व है। यहाँ क्या होता है, गुणों की अपेक्षा, वास्तव में तो गुणों का होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में संख्या का महत्व है क्योंकि वही वयस्क मताधिकार है, इसको भी एक वोट मिलता है। ठीक है, हम यहाँ समझते हैं इसको भी यहाँ एक वोट मिल रहा है और इसको भी यहाँ एक वोट ही मिल रहा है। तो यहाँ क्या किसकी आलोचना की जाती है कि यहाँ गुण नहीं है, संख्या बल महत्व करता है। जिसके पास ज्यादा संख्या है वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। सेम इसका जो तीसरा टॉपिक है वो हम इसको इससे समझ सकते हैं, क्या कह रहा है, शैक्षणिक महत्व का दावा ब्रह्मपूर्ण है। नंबर 3 शैक्षणिक महत्व का दावा ब्रह्मपूर्ण है। कैसे ब्रह्मपूर्ण है शैक्षणिक महत्व का दावा? हमने लागू में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या क्या सांस्कृतिक है, शैक्षिक है, मनोवैज्ञानिक है, साहित्यिक जो शिक्षा है उसको महत्व प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो भी नेता होता है, क्योंकि एक होती है दल भक्ति, एक होती है देशभक्ति और तीसरी होती है व्यक्ति पूजा। हम इसके आगे इसके आलोचनाओं में पढ़ेंगे, देशभक्ति, दल भक्ति, व्यक्ति पूजा। शैक्षणिक महत्व में होता क्या है कि देशभक्ति की जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को
साहित्यिक जो शिक्षा है, आर्थिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, सामाजिक जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति के जो विचार होते हैं वही जनता के विचार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ शैक्षणिक जो महत्व है वो कहीं काम में नहीं आ रहा है। यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो राजनीतिक दल है वो लोगों के एक अलग विचारधारा करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो जनता है उसमें सही और गलत का सही ढंग से आकलन नहीं हो सकता है। वो सही ढंग से जो आकलन सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकती है। नंबर 14 जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है? लोकतांत्रिक नंबर 4 है लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता का दावा भ्रमपूर्ण है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता का दावा भ्रमपूर्ण है। होता क्या है? हमने इसके लाभों में कहा कि लोकतांत्रिक समानता की स्थापना की जाती है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता उसकी स्थापना की जाती है। लेकिन जब हमने देखा कि इन दोनों समानता और स्वतंत्रता इसकी स्थापना, लोकतांत्रिक समानता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता हो, इन दोनों की जो स्थापना है वो किससे? आर्थिक समानता की स्थापना से हो सकती है। आर्थिक समानता जहाँ होती है वहाँ ये दोनों प्रकार की समानताएं हो सकती है। पंडित नेहरू ने कहा था कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। उससे पहले जो भी जब हमारी बुनियादी सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, जब ये बुनियादी सुविधाएं पूरी होती है तब व्यक्ति लोकतंत्र, सरकार, शासन व्यवस्था, मताधिकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समानता जो है वो बहुत कम स्थापित हो जाती है, कम स्थापित होती है, या लोगों के बीच में आर्थिक असमानता है वो बहुत ज्यादा होती है। इस कारण इन दोनों प्रकार की जो स्वतंत्रताएं है वो स्थापित होती है। ये बिल्कुल दावा भ्रमपूर्ण है। ये जो सिद्धांत है वो बिल्कुल पूरी कल्पना साबित होता है। नंबर 5 है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव होते क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि 3 प्रकार की भक्ति होती है, देशभक्ति, दलभक्ति और व्यक्ति पूजा। भारत में और खासतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय शासन व्यवस्थाएं होती है, और बहुदलीय शासन व्यवस्था जैसे आती है तो वहां पर जो सरकारें हैं वो निरंतर या लगातार बदलती रहती है। तो होता क्या है, जैसे सरकार बदली, और यहाँ पर जैसे भारत में बात करें बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार आई तो अपनी नीतियां लागू करेगी, कांग्रेस की सरकार आई तो अपनी नीतियां लागू करेगी। तो यहाँ देशभक्ति नहीं बल्कि दलभक्ति का तुल्य हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल है अपनी विचारधाराओं को देश या समाज शासन के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप जो लोकतंत्र है वो कोसों दूर हो जाता है, और वहां पर जो दलतंत्र है वो स्थायी हो जाता है, चिरस्थायी का रूप ले लेता है। नंबर 6 है अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। जब राजशाही हुआ करती थी या शासन का स्वरूप जो था वो राजशाही था, तो वहां या तानाशाही हो, हम यहाँ इन दोनों शासन व्यवस्थाओं को बेहतर स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 2 प्रकार की जैसे शासन व्यवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वो किसी व्यक्ति का होता है। लोकतंत्र में होता क्या है, 2 प्रकार के शासन हो जाते हैं। एक होता है सत्ता पक्ष,
और दूसरा होता है विपक्ष। मतलब जिसके पास ज्यादा सीटें आई वो सत्ता में बैठता है, जो सरकार बनाता है, और जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी होती है विपक्ष में बैठता है। तो यहाँ उत्तरदायित्व तो किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, विपक्ष कहता है सरकार काम नहीं कर रही है। तो जब चुनाव का सामना ये करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार इन दोनों ही व्यवस्थाओं में जो जनता है वो ठगा सा महसूस करती है। परिणाम स्वरूप जो उत्तरदायित्व है वो सही ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पाता है। नंबर 7 है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। अपव्यय का मतलब नुकसान होता है, खर्च होता है। सार्वजनिक, आप ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां पर फैसलों में देरी होती है, तो ये तो समय का बर्बादी हो गया। और दूसरी बात, जब फैसला लिया जाता है तो जो फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वो खर्च ली होती है, तो समय और जो धन है वो दोनों का नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी रोड बनाना है, जयपुर का एक गांव में या कस्बे में एक छोटी सी रोड का निर्माण करना है, तो जो सेंटर में यातायात मंत्री है या सड़क परिवहन मंत्री है वो उस सड़क को क्या करेगा? पास करेगा, या उसके ऊपर पहले वो फीडबैक लेगा, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कैसी है, सही है तो ठीक है, वो चलाओ, अगर खराब है तो बनाना है। तो ये इस सड़क को अप्रूव करेगा, पास करेगा। पास के बाद इसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार ये बड़ा है साहब, क्योंकि बड़े ठेकेदार ये छोटे छोटे काम थोड़ी करते हैं, वो छोटी रोड थोड़ी बनाएगा। तो वो किसी सेकंड ठेकेदार जो सेकंड पार्टी है उसको उसका टेंडर देगा। सेकंड पार्टी इस रोड को बनाएगी, तो रोड को जांच करने के लिए जो इंजीनियर है वो आएगा, इंजीनियर इसको अप्रूवल करेगा, पास करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री को कहा करते थे कि मैं अगर सेंटर से 100 रुपए भेज रहा हूँ तो वहाँ 10 रुपए ही खर्चे होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 90% का जो कोलैप्स है, जो ये खर्च है वो वेस्ट हो गया, व्यय हो गया या व्यर्थ हो गया। तो इन दोनों में समय और धन दोनों का ही नुकसान होता है। फैसला लेने में देरी होती है क्योंकि फैसलों में बहुत सारी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, और क्योंकि शासन व्यवस्था में जो भ्रष्ट सिस्टम है वो होता है, इस कारण जो कार्य की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, काम की गुणवत्ता भी बेकार हो जाती है। नंबर 8 है उदासीन मतदाता। उदासीन मतदाता होता क्या है? जब भी चुनाव आते हैं तो हम बहुत सारे लोग से राय लेते हैं करना क्या है या होना क्या चाहिए। तो मतदाता क्या करते हैं कि भाई ना तो मेरे वोट देने से कोई फायदा होना है और ना ही मेरे वोट देने से पूरा देश को बदल जाना है, तो वो वोट देने नहीं जाते। तो होता क्या है, मुट्ठी भर लोग हमेशा सत्ता के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। और भारत में या विभिन्न देशों में जब भी चुनाव होता है तो वो चुनाव में जो मतदान का जो परसेंट है वो 50 से 60% होता है। तो कहने का मतलब वही 50-60% लोग हमेशा जो सत्ता है उसको या तो इधर या इधर परिवर्तित करते रहते हैं। वास्तव में संपूर्ण जनता की इस शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि वो इतने उदासीन हो जाते हैं कि अपने जो समस्याएं हैं उनको नियति या भाग्य की देन समझकर स्वीकार कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वो मतदान के लिए जाते नहीं है और सरकार में या अपने जो विचार है या अपने जो मांगे हैं वो पुट नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था चली आ रही है
पैरेलल या समानांतर जो सिद्धांत है वो वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं। नंबर 9 है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। संकट की स्थिति में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था होती है तानाशाही हो या राजशाही हो, क्योंकि वहां फैसले व्यक्तिगत स्तर पर लिए जाते हैं। जब हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, जब विश्व युद्ध है उसकी बात करें, तो उस समय एक ब्रिटेन को छोड़कर बाकी जो अन्य देश थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण सोवियत संघ है या अन्य जो तानाशाही जैसे जर्मनी और इटली है उनसे पिछड़ गए थे। क्योंकि जैसे भी फैसलों में बहुत सारे लोगों को शामिल करना हो और बहुत सारे लोगों की राय शामिल करनी हो या शासन का जो डल्ला है वो दिशात्मक हो, तो वहां पर जो फैसले हैं वो उतनी त्वरित या तेजी से नहीं लिए जा सकते हैं। इस कारण संकट की स्थिति में पूरा जो संपूर्ण देश है वो एकजुट होने में समय लगता है। परिणाम स्वरूप शुरुआत में उनको बैकफुट पर या थोड़ा सा नुकसान है वो झेलना पड़ता है। नंबर 10 है विश्व शांति का समर्थक नहीं। हमने लोकतंत्र शासन व्यवस्था के गुणों में पढ़ा था कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है। अब हम कह रहे हैं नहीं है, वो दावा केवल भ्रमपूर्ण है। ऐसा क्यों है? जब भी हम बात करते हैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्रों में से एक है कौन? ब्रिटेन। सबसे पुराने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में से हम गिनते हैं ब्रिटेन को कि जब 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई वहीं से हम वहां पर लोकतंत्र की स्थापना को मानते हैं। लेकिन यही ब्रिटेन है जिसने साम्राज्यवाद के नाम पर पूरी दुनिया को युद्धों की आग में झोंक दिया था। और भारत तो इसका जीता जागता उदाहरण है। हम तो इसके जीते जागते विक्टिम हैं। लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाए रखा और हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो युद्ध हैं वो अंग्रेजों से हमें करने पड़े थे। तो हम ये कहें, अब उसके अलावा फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की बात करें, वर्तमान में जो अमेरिका है उसके सिद्धांतों की बात करें, चाइना में जो विस्तारवादी नीति है उसकी बात करें, तो वहां पर कमोबेश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन शांति है ये दावा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। इस प्रकार ये 10 जो टॉपिक हैं वो लोकतंत्र की जो वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उसके दोषों को इंगित करते हैं। और वास्तव में ये जो दोष हैं वो वास्तव में लोकतंत्र को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। अब वो कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन-कौन से सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से हम इन जो समस्याएं हैं, ये जो दोष हैं उनका निराकरण कर सकते हैं, या ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए कमोबेश या कम से कम आवश्यक है, या कम से कम वो जो परिस्थितियां हैं वो तो होनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट और लास्ट इस लेसन का टॉपिक है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। मतलब वो कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं या वो कौन-कौन से बिंदु हैं जो तो कम से कम एक लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया, जब हमने टॉपिक शुरू किया तो हमने देखा था कि बाकी शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र बेहतर है, और हमने इसके गुणों में पढ़ा था कि लोकतंत्र ने लगातार अपना विकास किया है, लोकतंत्र ने अपने आप में लगातार सुधार किया है। व्यक्तिवादी लोकतंत्र से आज हम लोक कल्याणकारी जो स्वरूप है लोकतंत्र के उसमें पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो
वो आज भी विद्यमान है। तो फिर भी इन दोषों के होने के बावजूद भी हम ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत या सफल बना सके। तो इसमें पहला टॉपिक है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हमने अभी देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता का दावा महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी देश में लोकतांत्रिक समानता और स्वतंत्रता की स्थापना होनी है तो वहां पर उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो कि उससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले और प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुनियादी जो सुविधाएं को प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी ना हो, नहीं होनी चाहिए। निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या हो गया कि निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकता। बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल दो और जुड़ गई, चिकित्सा और शिक्षा। इस प्रकार ये जो 5 बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति भी नहीं होता है तो वह निरपेक्ष गरीबी है। तो इसलिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना बिल्कुल होगी या लोकतंत्र सही ढंग से सुचारू रूप से चालू होगा। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उन देशों ने शॉक थेरेपी का सामना किया था और शॉक थेरेपी के माध्यम से उन देशों की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा रही थी, गड़बड़ा गई थी या बिखर गई थी, ढह गई थी। परिणाम स्वरूप उन देशों में तानाशाही शासन व्यवस्था या अधिनायक तंत्र ने अपना स्थान बना लिया। उसके एग्जाम्पल जैसे यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य है, या फिर जैसे हम सीरिया, जॉर्डन, ईरान, ऐसे जो देश हैं वहां पर देखते हैं कि वहां लोकतंत्र या अर्थव्यवस्था के भी करने से तानाशाही या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो इसका जो अवसरवादी जो शासन व्यवस्थाएं है वो वहां की शासन व्यवस्था या वहां पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था में ढहने का इंतजार करते हैं। तो अगर उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो वहां लोकतंत्र सुचारू रूप से संचालित होगा। नंबर 2 है आर्थिक समानता की स्थापना। हमने इसके दोषों का अध्ययन किया तो कहा कि अगर ये दोनों स्थापित करनी है तो हमें इसकी स्थापना करनी है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए या आर्थिक असमानता की खाई इतनी बड़ी ना हो कि लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। कार्ल मार्क्स ने कहा था, उसने वर्ग संघर्ष बताया और 2 वर्गों के रूप में बांटा उन्होंने, एक सर्वहारा और दूसरा पूंजीपति। ये 2 वर्ग बताए उन्होंने और ये विभाजन का जो आधार है वो आधार था आर्थिक आधार। उन्होंने क्या कहा कि सर्वहारा जो वर्ग है वो संख्या में तो ज्यादा है लेकिन पूंजी में कम है और ये जो पूंजीपति है ये इनका शोषण करते हैं। इन दोनों के बीच में जो आर्थिक खाई है वो बहुत ज्यादा है। तो ये खाई जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो उतना ही ज्यादा होगा। हम आर्थिक समानता की स्थापना कर नहीं सकते, संपूर्ण आर्थिक समानता नहीं हो सकती, लेकिन ये जो खाई है वो कम से कम इतनी चौड़ी ना हो जाए कि वो कालांतर में जाकर वर्ग संघर्ष का रूप ले ले। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना मतलब वही जाति, धर्म, लिंग
या जन्म स्थान के जो आधार पर भेदभाव ना। जब ऐसा होगा तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को मानव होने के नाते या व्यक्ति होने के नाते समान समझेगा, क्योंकि उनमें इस प्रकार के ये जो भेदभाव है या जो असमानता है वो नहीं होगी। और जब ये समानता ही नहीं होगी तो अपने आप को व्यक्ति होने के नाते समान समझेंगे और एक दूसरे के अधिकारों कर्तव्यों का सम्मान करेंगे या पालन करेंगे। परिणाम स्वरूप वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रह सकती है या सुचारू रूप से चालू हो सकती है। नंबर 4 है शिक्षित एवं जागरूक जनता। शिक्षित एवं जागरूक जनता, हमने देखा उदासीन मतदाता है, इसका दोष है। तो जब जनता शिक्षित और जागरूक होगी और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे तो वहां कोई भी चाहे दल हो या कोई भी वर्ग हो या कोई भी सरकार हो उनके अधिकारों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अधिकारों का जब पता होगा तो वो स्वयं अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोशिश करेगा। परिणाम स्वरूप वहां पर समता मूलक समाज की स्थापना होने का प्रयास अपने आप ही हो जाएगा। नंबर 5 है शांति तथा व्यवस्था। शांति तथा व्यवस्था। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश में अशांति हो, अब अशांति कैसा हो, चाहे वो बाहरी आक्रमण की आशंका हो या गृह युद्ध हो या फिर और अन्य अशांतियां हो, तो वहां पर लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वही अवसरवादी नेतृत्व ताक में रहता है। जब इस प्रकार की असमानताएं रहेगी, हमले की आशंका हो, गृह युद्ध की आशंका हो, अशांतियां हो, तो वहां पर क्या होगा, लगातार अशांति विद्यमान रहेगी और लोकतंत्र में जो जनता है वो अपने अधिकारों के प्रति कभी भी ध्यान नहीं दे पाएगी। नंबर 6 है जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण किसके समर्थन में? लोकतंत्र के समर्थन में। अब वो किससे किया जाएगा? जनमत का निर्माण किससे किया जाता है? प्रेस से, टीवी से, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, दूरदर्शन हो गया। ऐसे जो क्रियाकलाप है, ऐसे सिद्धांत है जिसके माध्यम से जनमत को एक सही दिशा में मोड़ा जा सके और वो दिशा लोकतंत्र हो। तो जनता के मानस पटल पर लोकतंत्र के प्रति एक सकारात्मक छवि उभरेगी। क्योंकि अब जैसा सिंधिया से एग्जाम्पल अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का लेते हैं, पाकिस्तान लगातार वहां की जो जनता है उसको एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो पाकिस्तानी लोकतंत्र है उसमें खोट है। अब कैसे खोट है साहब? वो उसमें खोट क्यों बताते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि नेता होंगे साहब और नेता एक अलग से गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे या और वो जो गवर्नमेंट है वो इतनी कमजोर हो जाएगी या वो जो सरकार है वो कमजोर होगी और उससे कमजोरी का फायदा भारत उठाएगा और भारत उसके ऊपर हमला कर देगा। तो एक अलग मानस पटल का निर्माण किया जाता है।
पाकिस्तान में लोकतंत्र खराब है, खोट है, वहाँ के नेता इतने बुद्धिजीवी नहीं है, सरकारें कमजोर होगी, अवसर भारत उठाएगा, हमला कर देगा, फिर बाद में गुलाम हो जाएंगे। तो मानस मंडल पाकिस्तान की जो आम जनता है उसका ऐसा हो गया, लगातार उनको इसके डरा के रखा जाता है भारत से। तो इस कारण उनके अंदर वो जनमत नहीं बन पाया। नहीं तो वहाँ की क्या, मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ की आवाम जनता चाहती होगी कि भारत के साथ हमेशा संघर्ष की स्थिति हो, क्योंकि भूख से जो व्यक्ति मर रहा है उससे किसी दूसरे देश से लड़ाई या किसी दूसरे देश से बढ़त का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इस कारण एक अच्छा जनमत या सकारात्मक जनमत भी लोकतंत्र की सफलता के लिए हमेशा आवश्यक होता है। नंबर 7 है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हो, मतलब जो सत्ता है वो स्थानीय शासन के हाथों में भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना सत्ता स्थानीय शासन के हाथों में होगी उतना ही जो जनता का जुड़ाव है वो ज्यादा होगा। वो ज्यादा से ज्यादा जनता शासन या सरकार से जुड़ेगी तो सीधी सी बात है उनका वो लाभ भी मिलेगा, और अगर लाभ मिलना शुरू हो गया तो वो हमेशा लोकतंत्र को ही चाहेगी, अपनाने की कोशिश करेगी। इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण होना शासन की तानाशाही या स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। इस कारण जितना सत्ता विकेंद्रित रहेगी या सत्ता जो अंतिम छोर की शासन है या अंतिम छोर का शासन का जो स्वरूप है वहां तक जाएगी तो प्रत्येक जनता को उसका लाभ अधिकतम मिलना शुरू हो जाएगा। इसका नेक्स्ट 8वां टॉपिक जो है वो क्या कहता है, अत्यधिक नागरिक स्वतंत्रताएं हो। स्वतंत्रताएं, अब नागरिक स्वतंत्रताएं कौन सी होगी, वही सभा करने की, विचार प्रकट करने की, सभा हो गया, विचार हो गया, इस प्रकार की जो नागरिक की जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी और वो निडर और निर्भीक होकर इनका उपयोग करना शुरू कर देगा तो अपने आप लोकतंत्र से वो लाभ प्राप्त करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें जागरूकता आएगी और वो अपने जो उदासीनता है उसको त्यागना शुरू कर देगा और उनके अंदर लोकतंत्र या सरकार के प्रति सहभागिता बढ़ती जाएगी, क्योंकि व्यक्ति जितने जागरूक होंगे वही शासन और सरकार से सहभागी होना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वो सत्ता, शासन, सरकार और शासन के जो स्वरूप है उनमें सहभागी बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 9 है लिखित संविधान। लिखित संविधान, संविधान के लिखित होने से जो सरकार है वह जनता के मध्य जो भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, इन सबके जो अधिकार क्षेत्र वो स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं और लिखित होते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए जैसे भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और लिखित है, इसी कारण प्रत्येक जो संस्था है, प्रत्येक जो अंग है उसको अपने डूज मतलब क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना, क्या करना और क्या नहीं करना, ये सब कुछ तय है। तो परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब संविधान हो गया तो संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। मतलब न्याय, जब लिखित संविधान है तो इस संविधान की व्याख्या करने का जो दायित्व है
वो न्यायपालिका को मिलना चाहिए या न्यायपालिका के पास होना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, या कहने का मतलब उसको ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायपालिका है। आज भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि साहब तेरे खिलाफ ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, तो वो एक सीधा से एक शब्द बोल देता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। कहने का मतलब उसको उस कोर्ट, उस न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि वो हमेशा हमारे साथ न्याय करेगी। और जब व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास होता है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, तो वो लोकतंत्र के साथ जाने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाता है। नंबर 11 है योग्य एवं निष्ठावान कर्मचारी तंत्र। जितने कर्मचारी योग्य होंगे और निष्ठावान होंगे अपने पद के प्रति, उतना ही प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलने की गुंजाइश ज्यादा होगी। अगर ये भ्रष्ट होंगे, अगर ये लाल फीता सैनिक घुसना शुरू कर देंगे, तो जनता का उनके ऊपर विश्वास उठ जाएगा या विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, और वो जो लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहते हैं वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो परिणाम स्वरूप लोकतंत्र जो है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आज जो रहे हैं इस प्रकार हमारा जो अध्याय 5 है लोकतंत्र, इसमें कमोबेश हमने 5 विषय देखे हैं। स्टार्ट में लोकतंत्र का सिद्धांत देखा, लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप देखे, सिद्धांत और स्वरूप एक हो गया, लोकतंत्र की विशेषताएं देख लिया, लोकतंत्र के गुण देख लिए, लोकतंत्र के दोष देख लिए, और लोकतंत्र को सफल बनाने की आवश्यक परिस्थितियां। जब 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है तो मेरे को नहीं लगता कि 5, 6, 7 क्वेश्चन के अलावा इसमें कोई और क्वेश्चन बचता है। तो इस प्रकार जब हम इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो हमारे जो 4 नंबर है वो कमोबेश हमेशा तैयार हम मिलते हैं। तो आज लेसन नंबर 5 हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है उसमें हमारा लेसन नंबर 6 जो केंद्र सरकार है उसका हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।